देखिए, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप हार से कभी भी मत डरिए। देखिए होता क्या है कि कभी-कभी आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हम बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं कि अब भारत जो है मैच जीत जाएगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है एक जो है विपरीत परिस्थितियों में जो है भारत को हार का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना ही बंद कर दे। तो भारत जो है क्या करता है फिर अगली बार जो है रणनीति बनाता है कि हाँ यार ये कमी रह गई और दुश्मन देश हमसे आगे निकल गया। तो अगली बार दुश्मन को हराने के लिए जो है एक नई रणनीति बनाई जाती है और सफलता मिल जाती है। तो ऐसे आप भी जो है इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए। एक आध दो बार अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम में फेल भी हो गए तो तीसरी बार अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसको मन से कीजिए और देखिए क्या कमी रह गई आपके अंदर। देखिए आज है 10 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपको बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। देखिए आज का हमारा पहला और सबसे सेलेक्टिव प्रश्न है कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में यानी कि पिछले 20 सालों में किस राज्य में जंगल की आग जो है उसकी घटनाओं की संख्या सबसे अधिक रही यानी कि जंगलों में आग सबसे अधिक जो है पिछले 20 सालों में किस राज्य में लगा। तो देखिए ये राज्य आपका मिजोरम है। देखिए अभी हाल ही में भारत का जो ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर है इसके द्वारा मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन चेंजिंग क्लाइमेट नाम का एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया कि पिछले 2 दशकों में यानी कि पिछले 20 सालों में जंगलों की आग में 10 गुना वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? पिछले 20 सालों में यानी कि पिछले 2 दशकों में 10 गुना जो है जंगलों की आग में वृद्धि हुई है। इसको नोट कर लिए। और देखिए 62% से अधिक भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाली जंगल की आग से ग्रस्त हैं। देखिए जो आपका मिजोरम है इसमें ये नंबर 1 पर है। मिजोरम में पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक जंगल में आग लगी थी। याद रखिएगा 1 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक वाह्य ग्रह जिसका नाम है K2 2016 BLG 0005 LB खोजा गया है। ये ग्रह जो है किसका एक समान जुड़वा यानी कि नियर आइडेंटिकल ट्विन है। तो देखिए बृहस्पति का एक जो है समान जुड़वा ग्रह खोजा गया हाल ही में और इसका नाम क्या है K2 2016 BLG 0005 LB। और देखिए खगोलविद जो आपके हैं इनका कहना है कि जो आपका बृहस्पति का ये समान जुड़वा ग्रह खोजा गया है जो कि अपने तारे से उतनी ही दूर पर स्थित है जितना बृहस्पति हमारे सूर्य से है। ठीक है। तो जो आपका K2 2016 BLG 0005 LB है। ठीक है। तो ये ग्रह कितना दूर है पृथ्वी से? पृथ्वी से ये 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है और इससे हम जो है जो खगोलीय पिंड होते हैं इनकी दूरी मापते हैं कि कौन सा खगोलीय पिंड जो है ये दूसरे से कितनी दूर है। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो ये जो है खगोलीय जो आपके पिंड होते हैं इनके बीच की दूरी जो है इससे मापते हैं हम। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन बन गया है। देखिए ये प्रश्न जो है मान के लिए पेपर में आपको छपा मिलेगा। 1 नंबर आपका कंफर्म है। देखिए एक किताब है टाम ऑफ सैंड। ठीक है। तो टाम ऑफ सैंड जो है ये हिंदी भाषा का पहला ऐसा उपन्यास है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो आपका टाम ऑफ सैंड है इसको किसने लिखा है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। ये दो चीज़ें आप बुकर पुरस्कार यानी कि जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है इसके लिए याद रखेंगे। देखिए टाम ऑफ सैंड जो है इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने और इस उपन्यास का जो है अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये किया है डेजी रॉकवेल ने। ठीक है। तो जो आपका टाम ऑफ सैंड इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। और ये जो है भारत का पहला ऐसा हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है
जिसको किसके लिए चुना गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, अब ये दुनिया भर के 5 अन्य उपन्यासों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी और देखते हैं इनमें से विजेता कौन बनता है। जो 5 अन्य उपन्यास हैं ये कौन कौन से हैं? कर्सीड बनी, अ न्यू नेम, सेप्टोलॉजी 6 एंड 7 और हेवन और एलेन नोज द बुक्स ऑफ जैकब। इन किताबों के बारे में देखिए यहाँ डिटेल तो दिया हुआ है लेकिन उतना डीप में एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। तो बस याद रखिएगा किन किन पुस्तकों के साथ ये स्पर्धा करेगा। बाद में जब फाइनल में मतलब एक तरीके से कहा जो फाइनल सूची आ जाएगी कौन सी उपन्यास को चुना गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी इस किताब को यानी कि टॉम ऑफ सैंड को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है इसके बारे में खास बात क्या है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक जो है वार्षिक पुरस्कार है। और इसका जो विजेता होता है उसको 50,000 पाउंड, कितना? 50,000 पाउंड का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और जो कि ये टोटल अमाउंट होता है लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से विभाजित होता है। यानी कि ये जो 50,000 पाउंड का पुरस्कार है, अगर टॉम ऑफ सैंड को जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिलता है तो इसके जो 2 राइटर्स हैं जैसे कि गीतांजलि श्री ने इसको लिखा है और डेजी रॉकवेल ने इसको जो है अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है, तो इन दोनों के बीच में ये अमाउंट जो है बांट दिया जाएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने 8 अप्रैल 2022 को किस स्थान से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए भी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से जो है डीआरडीओ ने एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और देखिए ये परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किया गया। और जो आपका एसएफडीआर है, तो देखिए जो आपका एसएफडीआर यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट आधारित जो आपका प्रणोदन मिसाइल है, इसको सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में जो है ये सक्षम बनाता है। और इसकी 350 किलोमीटर की अत्यधिक उच्च अनुमानित सीमा है, यानी कि 350 किलोमीटर दूरी तक जो है ये मार कर सकता है। और जो आपका एसएफडीआर यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है, इसको रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के दौरान अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं जैसे अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। अगला है कि हाल ही में कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की किस शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो कनाडा के फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रैकन, इनकी एक जो है पिक्चर है, फोटो है, जो कि यहाँ पे फोटो दिख रही है एक क्रॉस, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक जो है जो ईसाई लोग यूज़ करते हैं क्रॉस, ठीक है, जीसस वाला। तो एक क्रॉस है, इस पे कपड़े टंगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रॉस हैं जिन पे कपड़े टंगे हुए हैं। तो इस पिक्चर का नाम है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो एम्बर बैकन की जो कम्प्लूस कमलूप से, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, कमलूप से रेजिडेंशियल स्कूल नाम का जो है शीर्षक वाला जो तस्वीर है, इसने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। देखिए जो आपका ये फोटो है यहाँ पे दिख रहा है, जो इस फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया के कमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में जो है दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और सुश्री बैगन की जो तस्वीर है, इस तस्वीर ने क्षेत्रीय उत्तर और मध्य अमेरिकी श्रेणी में एकल पुरस्कार भी जीता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसको जीता है एम्बर ब्रेकन ने अपनी तस्वीर कमलूप रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। देखिए जो आपका ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार जो है डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा आयोजित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को गाओफेन 3 नाम का उपग्रह लॉन्च किया? तो देखिए गाओफेन 3 उपग्रह को लॉन्च किया है चीन ने। और चीन का लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट जो था, इसके द्वारा जो है ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है इस नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को जो है सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि गाओफेन 3 क्या है। ये एक जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, क्या है?
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और ये जो है पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह जो है ये बड़ी संख्या में SAR छवियों का उत्पादन करेगा, जो कि अन्य चीज़ों के अलावा सभी मौसम के संचालन उच्च स्थानिक संकल्प की विशेषता है। यानी कि ये जो है इमेज वगैरह कहीं से इसकी ले सकते हैं, मौसम पूर्वानुमान में जो है इसे इसकी मदद से जारी किया जाएगा। तो ये अपनी श्रेणी का जो है तीसरा उपग्रह है। इसके पहले जो है कुछ और भी इस नाम से उपग्रह लॉन्च किए गए थे, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत की कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कितना रहा। तो देखिए भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रहा 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक, और 50.21 अरब अमेरिकी डॉलर जो है ये रहा था टोटल, ठीक है, नेट अमाउंट में। और ये आंकड़ा भी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय ने जो है जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 2021-22 में कृषि निर्यात बढ़कर कितना हो गया 50.21 अरब अमेरिकी डॉलर, जो कि 19.92% है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत जो है वर्तमान में चीनी, चावल, गेहूं और अन्य अनाज के निर्यात में जो है काफ़ी आगे बढ़ गया है। और इसमें जो उल्लेखनीय वृद्धि है, इसके कारण भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हुआ है। और देखिए चावल के निर्यात में तो हम बहुत चैंपियन चल रहे हैं। पूरी दुनिया में हमने जो है लगभग 50% बाजार पर कब्जा कर लिया है। याद रखिएगा भारत ने चावल के लिए दुनिया के 50% बाजार पर कब्जा कर लिया है। बहुत अधिक चावल उत्पादन हो रहा है भारत में। देखिए चावल जो है ये 9.65 अरब अमेरिकी डॉलर, और गेहूँ 2.19 अरब अमेरिकी डॉलर, और चीनी 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर, और अन्य अनाज 1.08 अरब अमेरिकी डॉलर जैसे स्टेपल के लिए अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया गया है। तो बहुत अधिक निर्यात कर रहा है भारत अनाजों का। और देखिए इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों से जो है इसको लाभ हुआ है। यानी कि इस समय जो है कृषि के मामले में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य जो है आगे चल रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। अगला कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए टोटल 5 नए स्थलों को सैद्धांतिक मंजूरी दी। और वर्तमान में देखिए अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो टोटल 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं पूरे भारत में, जिनकी कुल क्षमता है 6780 मेगावाट, ठीक है। और देखिए जनवरी 2021 में 700 मेगावाट का ऊर्जा उत्पन्न करने वाला एक रिएक्टर कप्पा 3 ग्रिड को जो है जोड़ा गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। और देखिए इसके अलावा वर्तमान में 10 रिएक्टर निर्माण के अधीन है, यानी कि निर्माण चल रहा है उनका, और जब इनका निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये कुल 8000 मेगावाट की क्षमता और जोड़ देंगे इस टोटल क्षमता में। और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कुल कितनी हो जाएगी 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है, ऐसा आंकड़ा है। और अगला है कि सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो देखिए सेमीकंडक्टर मिशन का जो मार्गदर्शन है करने वाली सलाहकार समिति जो बनाई गई है, इसके अध्यक्ष हैं अश्विनी वैष्णव। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुल 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने के लिए एक 17 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और देखिए नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और विदेश मंत्रालय, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन सचिव जो है इस समिति के सदस्य होंगे। तो याद रखिएगा जो आपका सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। अगला कि अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। देखिए दिल्ली जो है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कहा है कि अब ये जो है जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है इसको भी जो है अपने
जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है उसमें शामिल करेंगे और इस पर सब्सिडी देंगे। और इन्होंने बढ़िया ऑफर दिया, अगर आप दिल्ली से हैं तो तुरंत जाइए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल ले लीजिए, क्योंकि आपको सब्सिडी भी मिलने वाली वहाँ पे। देखिए, दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल किया है और घोषणा की है कि पहले जो 10,000 खरीदार होंगे इलेक्ट्रिक साइकिल के, उनको प्रत्येक को जो है 55,000 की सब्सिडी मिलेगी। और देखिए, इसमें यात्री और कार्गो ई साइकिल दोनों शामिल होंगे, जिनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है, बताइए। अगला है कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित अभी हाल ही में कितने यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया, बताइए। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया, बताइए। चौथा कि उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया, बताइए। और पांचवा कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों का। पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो देखिए ये 7 अप्रैल को मनाया गया है। और देखिए 6 अप्रैल को हमने विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था। और अभी हाल ही में जो है मुंबई में कोरोना का एक नया वेरिएंट XE का जो है पहले मामले का पता चला। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका झारखंड राज्य है, यहाँ पर सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया था। और देखिए सरस्वती सम्मान 2021 को जो है दिया गया है राम दरस मिश्रा को, याद रखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।